हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है आपका। आज कक्षा 4 के लिए विषय हिंदी में पिता का पत्र पुत्र के नाम आपके सामने प्रस्तुत है। पिता का पत्र पुत्र के नाम। पत्र क्या होता है, क्यों होता है पत्र? पत्र लोग लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं? अगर ये प्रश्न आता है सामने तो यही दिखाई देता है कि पत्र अपने मन की बातों को, अपने मन के विचार को प्रकट करने का माध्यम है पत्र। हमारे मन में जो बातें होती हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, विचार जो आते हैं, उन्हें हम दूसरों से जब बोलते हैं पत्र के माध्यम से, लिख करके जब हम उन्हें अपने विचारों से अवगत कराते हैं तो वह लिखित रूप से जिस पन्ने पर हम लिखते हैं वह पत्र कहलाता है। पत्र लिखने का एक तरीका होता है, जिस तरीके के साथ ही पत्र लिखा जाता है। पत्र आप जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। एक कार्यालय में लिखा जाता है प्रधानाध्यापक को, दूसरा अपने पिताजी को, अपने पुत्र को, अपने भाई, चाचा जी, माता जी, बहन आदि को, अपने परिवार वालों को। तो यह इस पाठ में गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। गांधी जी अपने पुत्र को जेल में रहते हुए, जेल में क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें वो क्रांतिकारी थे, देश के लिए, देश की आजादी की लड़ाई में वो अपना अहम भूमिका निभा रहे थे। इसलिए अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजों के खिलाफ वह कुछ न कुछ करामात करते रहते थे, बोलते रहते थे। उसके एवज में उनको उठा के जेल में डाल देते थे अंग्रेज शासक। वो जेल से ही अपने पुत्र को पत्र लिखे थे। पत्र में अपने पुत्र को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उन्होंने। उन बातों को हम समझेंगे, जानेंगे और कितना सही है, अगर सही है, अगर हमें सही लगता है उनकी बातें तो अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि अच्छी बातों को ही उतारेंगे तभी तो हम अच्छा कहलाएंगे। अब तनिक सोचने वाली बात होती है छात्रों। आप में से कई छात्र ऐसे होते हैं, कई बच्चों को मैंने देखा है, क्या करते हैं, कोई काम खराब हो गया तो मैंने नहीं किया, अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं, कोई क्लेम नहीं। ये गलत है। अगर हमसे हो गया, कप हम चीनी उतारने गए, चीनी हमको मीठा लगता है, अच्छा लगता है, किचन में गए और लेकिन चीनी उतारते समय मेरे हाथ छोटे पड़ गए, पैर छोटे पड़ गए, नहीं उतार पाए, गिर गया, फूट गया। इन झूठ क्यों कहेंगे? मम्मी से कह देंगे कि मुझे तो चीनी खाने का मन था, मुझे डब्बा फोड़ने का मन नहीं था। लेकिन वहां पर क्या करते हैं, वहां से चुप कैसे निकल जाते हैं और किसने फोड़ा, अपना मुंह घुमा के चलो, भाई हमको तो पता ही नहीं है, मैं तो गया ही नहीं हूं, मैं तो किचन में जाता ही नहीं। तो ऐसी बातें न हो। आइए देखते हैं इस पाठ को छात्रों। इस पाठ में अधिगम संप्राप्ति क्या क्या हमें मिलेगा, किस किस चीज की शिक्षा मिलेगी। तो गांधी जी के विचारों व आदर्शों से अवगत होना। अवगत का अर्थ क्या होता है? जानना, समझना। अवगत का अर्थ होता है जानना या समझना। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, मतलब गांधी जी के विचार बहुत अच्छे थे। उनके विचारों को और आदर्शों को जो उनके आदत में शामिल था उनको जानना है, समझना है। सच्ची शिक्षा का अर्थ समझना। सच्ची शिक्षा, शिक्षा तो हम सभी ले रहे हैं, लेकिन सच्ची शिक्षा क्या होती है, इसके अर्थ को गांधी जी समझाए हैं, उसको समझना है। महान लोगों के पत्र पढ़ना। गांधी जी महान थे,
महात्मा जी थे, महात्मा गांधी उन्हें कहा जाता है। गांधी जी को महात्मा गांधी, बापू, मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था, उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इतनी बातें तो आप जानते हैं ना, अच्छी बात है। महान लोगों के पत्र पढ़ना। पत्र विधा, विधा का अर्थ होता है किस रूप में लिखा जाता है, पत्र किस नियम के तहत लिखा जाता है, विधा से परिचित होना। पाठ को पढ़ना और उसके अर्थ को समझना। अंतिम है अपना पाठ को पढ़ना और उसके अर्थ को समझना। आइए छात्रों, गांधी जी ने यह पत्र दक्षिण अफ्रीका से लिखा था अपने सबसे बड़े पुत्र हरिलाल को। यह पत्र दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया जेल, किस जेल से लिखे थे? ये प्रिटोरिया जेल से लिखे थे। अपने सबसे बड़े पुत्र हरिलाल को लिखा था इस पत्र को। गांधी जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो अहिंसा को अपना धर्म मानते थे। धर्म जो धारण करने योग्य हो उसे धर्म कहते हैं। अहिंसा को इन्होंने धारण किया था। और हिंसा, हिंसा का अर्थ होता है मारकाट। अहिंसा जिसमें मारकाट ना हो, मारामारी ना हो, जोर से बोलना ना हो, आराम से शांति से काम करना हो। गांधी जी क्या किए थे शांति से काम? तो असहयोग, बोले कि हम अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़ों को नहीं पहनेंगे, हम अपना सूत काटेंगे, चरखा चलाएंगे और हम अपना कपड़ा पहनेंगे। असहयोग, सहयोग नहीं देंगे, असहयोग करेंगे। जाओ आप अपना कपड़ा, अपना जो भी चीज बेच रहे हैं आप यहाँ भारत में आके, वो सब बटोरो और लेके भाग जाओ अपने देश, जाओ, हमको नहीं चाहिए। ऐसे गांधी जी अहिंसा को मानते थे। उनका मानना था कि हम हिंसा से कुछ हासिल नहीं कर सकते। उनका मानना यह था कि हिंसा अर्थात मारामारी से हमको कुछ नहीं होता। आप भी देखे होंगे, मारामारी करने से कोई निदान नहीं होता जब तक हम बैठ के बात ना करें। तो उनका मानना था और ये मानना सही है, जब भी हासिल होगा तो बातचीत से ही हो सकता है। अतः हमें किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही निकालना चाहिए। पत्र के प्रारंभ में गांधी जी ने बा के स्वास्थ्य और घर का समाचार पूछा। पत्र के शुरू में क्या पूछे हैं गांधी जी? तो बा कौन? तो हरिलाल जो उनके पुत्र थे, उनकी मां अर्थात गांधी जी की पत्नी, अर्थात कमला गांधी जी की पत्नी, उन्हें घर वाले लोग बा के नाम से जानते थे। बा के स्वास्थ्य और घर का समाचार पूछा है तथा अपने पुत्र को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया है। पत्र में उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा का अर्थ समझाया है। व्यवहारिक शिक्षा, वास्तव में शिक्षा है क्या? हम जो पढ़ते हैं किताबों में वो है असली शिक्षा, हम जो लिखते हैं प्रश्न पत्र में अपने वो है असली शिक्षा, या फिर हम जो पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं वो है असली शिक्षा? वह है असली शिक्षा। अन्य जीवनोपयोगी यानी जीवन में उपयोगी, जीवन यानी हम जब हमारा ये जीवन है और इसमें उपयोगी, उपयोग में आने वाले चीज बातों को भी उन्होंने समझाई है। समझ में आ रहा है छात्रों? देखिए गांधी जी जो पत्र लिखे हैं अपने पुत्र को, ये पत्र वही पत्र है। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और इससे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रिटोरिया जेल, सबसे पहले पत्र लिखने का तरीका क्या होता है? तो हम कहां से लिख रहे हैं उसको लिखेंगे। तो गांधी जी ने कहां से लिखा है? प्रिटोरिया जेल। कहां प्रिटोरिया जेल? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी पढ़ने गए थे। साउथ अफ्रीका से उन्होंने वकालत की डिग्री ली। साउथ अफ्रीका में वह आंदोलन के समय
जब गए थे तो उन्हें अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार करके उसके प्रिटोरिया जेल में डाल दिया गया। और ये पत्र प्रिटोरिया जेल में रहते हुए 25 मार्च 1909 और देश आजादी कब हुआ, आजादी कब मिली देश को? 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए ना हम लोग झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 25 मार्च 1909 को उन्होंने प्रिटोरिया जेल से पत्र लिखा था अपने पुत्र हरिलाल को, और लिखते हैं, प्रिय पुत्र हरि। यह पार्ट जो होता है पत्र का, इसे कहा जाता है संबोधन। क्या कहा जाता है? संबोधन। संबोधन मतलब हम किसको लिख रहे हैं पत्र, उसको संबोधित करते हैं, तो उसे संबोधन कहते हैं। यह संबोधन का हिस्सा होता है। तो गांधी जी ने प्रिटोरिया जेल से 25 मार्च 1909 को अपने प्रिय पुत्र हरि को पत्र लिखा था। क्या लिखा पत्र में? मुझे हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिला है। जिस जेल में वो बंद हैं, वहां पे उन्हें एक पत्र लिख करके भेज सकते हैं वो, और एक ही पत्र उन्हें मिल सकता है। ये बात उनको कही गई थी। दो नहीं, 2 पत्र नहीं लिख सकते, और ना ही 2 पत्र उन्हें मिलेगा। भेजेंगे एक ही पत्र और मिलेगा एक ही पत्र। अब मैं पत्र लिखूं किसे? अब जब उनको एक पत्र लिखने का मौका मिला तो किसको पत्र लिखें, ये सोच रहे हैं। मुझे तुम्हारा ख्याल आया, और उन्होंने लिखा है अपने पत्र में कि मुझे तुम्हारा मतलब हरिलाल का ख्याल आया, क्योंकि मेरा ध्यान बराबर तुम पर ही रहता है ना। पापा का ध्यान पुत्र पर तो रहना ही चाहिए, रहता ही है। मेरे बारे में जरा भी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूं। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। बा का तबीयत खराब था और बा अभी अच्छी हो गई होगी, इसकी आशा जताई है उन्होंने। और ये भी बात साथ में कही है कि मेरी जरा भी चिंता मत करना, माने थोड़ा सा भी मेरा चिंता मत करना, मैं ठीक हूं, शांति से हूं। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहां आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। पुत्र ने पत्र लिखा था, परंतु अंग्रेज सरकार के अंतर्गत उन्हें, ये कानून के अंतर्गत उन्हें ये पत्र नहीं दिया गया था। तुम्हारे कुछ पत्र मुझे नहीं मिले, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? पूछ रहे हैं कि बा चलने फिरने लगी। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। अर्थात साबूदाना आपने भी देखा होगा, व्रत त्योहार में हमारे घर की माँ, बहने या अन्य सभी लोग साबूदाना फल के रूप में ग्रहण करते हैं। वह साबूदाना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, लाभदायक होता है। उससे विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं। तो हम उसे सुबह सुबह अगर नाश्ते में लें तो ज्यादा फायदेमंद रहता है। यही पूछ रहे हैं कि साबूदाना और दूध बराबर ले रहे हो कि नहीं, ले रहे होगे, ये आशा जताए हैं। और अब मैं कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। किसके बारे में? हरि लाल के बारे में। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके योग्य हो और उसे निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। अर्थात वह आशा जता रहे हैं अपने पुत्र के ऊपर कि जो उन्होंने अपने बड़े बेटे को जिम्मेदारी दे के आई है। क्या जिम्मेदारी? तो घर में भाई साग सब्जी चाहिए, वो लाना, खेती है उसको देखना है, करना है। और बा है, बा का तबीयत ठीक नहीं रहता है, बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका ख्याल रखना है। आइए, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। असंतोष अर्थात
शिक्षा नहीं मिलने की वजह से संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही होगी उन्हें? क्योंकि शिक्षा के लिए उनको विद्यालय जाना है, पहले ही पिता जेल में हैं, तो कैसे वो अपने घर को संभाल रहे होंगे, उसी में स्कूल कैसे जाएं, तरह तरह की समस्याएं उनके सामने होंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। मैंने जेल में खूब पढ़ा है, इससे मैंने यह समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। यह चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध क्या है? चरित्र होता है अपनी आदतों में सुधार लाना। अब हम किसी को छुप के ढेला चला के मार दिए और भाग गए, उस आदमी को लग गई चोट, सर फट गया उसका, लेकिन सबके सामने मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं तो था ही नहीं वहां पे। तो ये क्या है? ये संभव कैसे है कि आप काम गलत करते रहें और आपको सभी लोग सही कहते रहें? ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि आप काम खराब करेंगे तो आपको लोग अच्छा नहीं कहेंगे, आप काम अच्छा करेंगे तभी आपको लोग अच्छा कहेंगे। तो उस चरित्र निर्माण की बात उन्होंने की। चरित्र का निर्माण, सत्य बोलें, अहिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाएं, झूठ न कहें, ना ही किसी को धोखा दें, ऐसी बातें सभी चरित्र निर्माण करती हैं। और कर्तव्य बोध, कर्तव्य जो हम काम करते हैं उसका हमको ज्ञान होना चाहिए कि भाई हम पढ़ रहे हैं, स्कूल गए, स्कूल से घर आए, बस्ता इधर, कपड़ा उधर, शॉर्ट इधर, पैंट इधर, मोजा इधर, जूता उधर। अब कौन संभाल के रखेगा? तो मम्मी। भाई मम्मी है, मम्मी क्यों संभालेंगी? वो आपकी संपत्ति है, आपको स्कूल जाना है, आपके कपड़े हैं, एक जगह तो खोल के रखेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, समझ में ही नहीं आता 3, 4, 5 एम फॉर मैन, एम फॉर मंकी क्या है। वास्तव में वह सभी आपके कर्तव्य हैं। पढ़ना आपका कर्तव्य है, खेलना आपका कर्तव्य है, और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना भी आपका कर्तव्य है। इसका बोध तो होना चाहिए, इसकी समझदारी अपने होनी चाहिए, तभी ना पता चलेगा हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। यदि यह दृष्टिकोण सही है, और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं गांधी जी कि यदि यह दृष्टिकोण यानी कि यह बात सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। सच्ची शिक्षा मतलब घर परिवार संसार को देखते हुए, समाज को देखते हुए तुम उनका सही तरह से अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बने हुए हो, कर रहे हो, तो अच्छी बात है, तब तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। बा, बीमार माँ को कह रहे हैं, माँ को बा कह रहे हैं। तुम्हें अपनी बीमार माँ को की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। अब गांधी जी के 3 पुत्र थे, कौन कौन? रामदास, देवदास और हरिदास। हरिदास, रामदास और देवदास। गांधी जी के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। कौन कौन? हरिदास, रामदास और देवदास। और ये दोनों भाई छोटे थे, सबसे बड़े भाई थे हरिदास। को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो, आनंद मतलब अपने मन से, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी 3 बातें? गांधी जी तो 3 बातें ही कहते थे। उन्होंने कहा है, आपने सुना होगा, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। गांधी जी के बंदर 3, खाते नहीं किसी से छीन,
एक कहता बुरा मत देखो, दूसरा कहता बुरा मत सुनो, और तीसरा कहता बुरा मत बोलो। ये 3 काम बहुत ही गलत काम है, इसे कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जो इस संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में, ये 3 बातें जो महत्वपूर्ण है इसको प्राप्त कर, इसको ग्रहण करके आप संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो आपका निर्वाह कर सकोगे, अपना निर्वाह कर सकोगे, यानी कि कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी देश में। ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का। क्या क्या है 3 बातें? अपनी आत्मा का, दूसरी अपने आप का, और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। यानी पहले क्या बोले? 3 बातें। अपनी आत्मा का माने खुद के अंदर की बात को समझो, दूसरा अपने आप का और खुद को जानो, दूसरे को नहीं। ऐसे देखते रहते हैं वो ये कर रहा है, वो पेंसिल छील रहा है, वो अपना कटर फेंक दिया है, सर वो कॉपी का पेज फाड़ता है, वो कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने को समझिए। गांधी जी ने यही कहा कि पहली बात अपनी आत्मा का, अपने मन में जो उठ रहे हैं विचार उनके बारे में सोचिए, अपने आप को पहचानिए। और तीसरा है ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ईश्वर का सच्चा ज्ञान अर्थात हम तो गाना गाते हैं माँ सरस्वती के सामने कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योति गर्मय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। हे माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और जब भी देखते हैं बदमाशी में लगे हुए हैं, अंधकार में ही फंसे हुए हैं, तो कैसे संभव है? यानी कि सच्ची ईश्वर, सच्चे ईश्वर कौन? ईश्वर का पूजा करना, ईश्वर के स्वरूप का पूजा करना, या फिर ईश्वर द्वारा कहे हुए बातों को मानना। गीता में कहा गया है, गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु बुर्मा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदात्मानं सृज्याम्यहं परित्राणाय साधूनाथ विनाशकाय च दृष्टिपात संस्थापनार्थाय संभवानि जुगे जुगे। परंतु हम अपने कर्तव्य पर कितना ध्यान देते हैं? हमें ध्यान देना चाहिए। वो सच्चा ईश्वर, वो ईश्वर का सच्चा ज्ञान है। ईश्वर का सच्चा ज्ञान उनके पत्थर के मूर्त को पूजने में नहीं, बल्कि अपने हृदय में बसाने में है। ईश्वर हमारे हृदय में वास करते हैं। तनिक सोचने वाली बात है छात्रों, इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसने बनाया, जिसने सूरज चांद तारे बनाया, आकाश धरती समुद्र नदी आदि इत्यादि बनाया, वह हमारे द्वारा बनाए गए छोटे से मंदिर में कैसे रह सकते हैं? और छोटा रूप उनका इतना छोटा हो सकता है कि वो हमारे हृदय में रहते हैं। ईश्वर सदैव हमारे साथ रहते हैं, ईश्वर हमारे विश्वास में रहते हैं, ईश्वर हमारे हृदय के विश्वास में। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं उस समय एक बात आती है हमारे अंदर से कि ना ये सही है, ये करना चाहिए, नहीं ये गलत है, ये मत करो, लेकिन हम नहीं मानते। ये हमारा असुविधा है। इसलिए गांधी जी ने सही सुझाव दिया कि पहचानो, ज्ञान प्राप्त करो, अपने आप को पहचानो। इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, नहीं की, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। अर्थात अक्षर ज्ञान आप कभी भी ले सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, परंतु संसारिक और व्यवहारिक ज्ञान, संस्कारिक ज्ञान आप में आम होनी चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसी बात? छात्रों, खाना खाना, कूदना फानना ये तो जानवर भी करते हैं। इंसान, हम मनुष्य हैं। मनुष्य किस रूप में है? तो गुणवत्ता को धारण करने की वजह से
बुद्धि विवेक के वजह से अपने, तो वो अब बुद्धि विवेक हमारा संस्कार है। अगर हमारे अंदर संस्कार है तो हम मनुष्य हैं, और मनुष्य ही कुछ भी बन सकता है। डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, वकील, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मनुष्य ही बन सकता है। तो पहले हम मनुष्य बने, आदमी बने, इंसान बने, क्योंकि इंसान बनने के बाद ही हम कुछ भी बन सकते हैं। तो इंसान बनने के लिए हमें हमारे अंदर व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, और उस व्यवहारिक ज्ञान से ही हम, वह व्यवहारिक ज्ञान हमारे पास है तो वास्तविक शिक्षा हमारे पास है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो तुम्हें मिला है तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूं उतना अधिक मुझे लगता है, उतना अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, घास और गड्ढे को खोदने में, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह करना, इसी से करना है। यानी भविष्य में हमें खेती ही करना है, क्योंकि उस समय छात्रों, भारत किसानों का देश था। 60% आबादी, आज भी हम जीके के किताबों में पढ़ते हैं कि 60% आबादी भारत की खेती करती है, भले ही खेत कम हो गए हों हमारे देश में, लेकिन आंकड़ा यही कहता है कि आज भी 60% किसान हैं भारत में। तो हमें खेती ही करनी है। मेरी इच्छा है कि तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ एवं सुव्यवस्थित रखना। सुव्यवस्थित में अर्थात एक समान रखने का स्थान निश्चित करना चाहिए, वहां पर ही रखें। उस सामान को अक्सर ही घर में देखने को मिलता है कि पाउडर का डिब्बा नहीं मिल रहा है। 4 आदमी लगाने वाले हैं तो एक यहां लगाए, दूसरा वहां लगाए, तीसरा वहां, अब चौथे को मिल ही नहीं रहा है। ऐसा न हो। इसी तरह से अगर खेती के भी औजार इधर उधर रखे जाएंगे तो अगर एक जगह एकत्रित नहीं रखे जाएंगे तो नहीं मिलेंगे तो समय पर काम नहीं हो पाएगा, काम खराब हो जाएगा। इसलिए सुव्यवस्थित रखने की बात की है। सुव्यवस्थित यानी कि एक ही जगह रखना, एक ही जगह से उठाना, यत्र तत्र सर्वत्र, यहां वहां जहां तहां नहीं फेंकना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना, और अक्षर ज्ञान में सलाह दे रहे हैं गणित, गणना और संस्कृत भाषा पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। ये दोनों विषय जो है ये छोटे उम्र से ही हम सीखते हैं तो सीख पाते हैं, बड़े उम्र में जाने के बाद सीखना कठिन है। बाद बाकी और सब्जेक्ट को और विषय को हम सीख सकते हैं, लेकिन ये 2 विषय जो है बड़े होने पर सीखने में दिक्कत होती है। वैसे तो सभी विषय हमारे लिए उपयोगी और आवश्यक होते हैं, क्योंकि सभी विषय साइकिल के चैन की तरह होते हैं। अगर चैन का एक भी कड़ी टूट जाए तो हमारी साइकिल नहीं चल सकती। ठीक उसी तरह से मैथ, साइंस, एसएसटी, जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी एक साथ जुड़े रहते हैं। एक भी इसमें से अगर हमारा कमजोर होता है तो हम परीक्षा में सबसे अच्छे मार्क्स में नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तभी हमारी साइकिल चलेगी। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं, चूंकि वह गुजरात से थे इसलिए गुजराती, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी विश्व की सबसे पहली भाषा है, तो अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। आप जो भी पढ़ते हैं अपने कक्षा में, उसमें जो कविताएं हैं उन कविताओं को एक डायरी हो
या एक कॉपी पार्टिकुलर उसके लिए बना लें अलग से, और उसमें अलग से उसको अरेंज करके रखिए सभी कविताओं को। वर्ष के लास्ट में देखेंगे कि अरे ये तो एक कविता का संग्रह हो गया हमारे पास। अब कहीं माइक पर बोलना है या कहीं आपको वक्तव्य देना है, भाषण देना है, बुला दिए सर लोग आपको बुला दिए हैं, या कहीं आपके गांव में भी कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ बोलने की बात आ गई, आप उठिए और बेधड़क निडर होकर के जाइए, माइक पकड़िए और अपने विचारों से 100-50 नहीं हजारों को अवगत कराइए। सभी लोग तालियां बजाएंगे, कैसा मन में महसूस होगा, अच्छा लगेगा। इसलिए यह संग्रह जरूरी है, और आपके पास ऐसे ही प्रत्येक वर्ष आप संग्रह करते जाएंगे तो एक पूरी किताब आपके पास हो जाएगी अच्छी अच्छी बातों की। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात समझाई है गांधी जी ने अपने पुत्र को कि काम की अधिकता से मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि काम खत्म होने वाला नहीं है, आदमी खत्म हो जाता है। काम, कितने लोग आए दुनिया में चले गए, काम काम ही है, खत्म नहीं होने वाला। इसलिए काम से घबराना नहीं चाहिए। और अच्छी बात है ये कि आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि आप उतने कारगर व्यक्ति होते हैं। आप अगर काम वाले आदमी हैं तभी ना आप काम करते हैं। आप अब मैथ हम बना लिए, अब हम साइंस नहीं पढ़ेंगे, आज तो हो गया मेरा 1 घंटा, सर बोले थे 1 घंटा पढ़ना काफी है। भाई तो 1 घंटा पढ़े, आप टीवी देख के पढ़े हैं, किसी से बात करते करते पढ़े हैं, वो तो पढ़ाई नहीं हुई ना। पढ़ाई का मतलब आप एकदम संलग्न रहिए, और 1 घंटा से मतलब नहीं, अपने काम से मतलब रखिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए, अपने काम से मतलब रखिए। एक टारगेट ले लीजिए कि हमको यहां से यहां तक आज पढ़ लेना है, और उसको पढ़ डालिए। यही बात उन्होंने समझाई है। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। शांत चित्त, चित्त का अर्थ होता है मन, शांत मन। शांत मन कैसे हो सकता है? तो क्लास में बैठे हुए हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी ये देखो ना, इधर देखो, कभी ये देखो, ये शांत है? नहीं है, ये शांत नहीं है। तो शांत क्या है? साइलेंट होकर के बैठना, दिमाग में सोचना अपनी बातों को कि हमको ये करना है तो कैसे करें, ये शांत चीज माने मन को शांत करके हुलचुल 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 बातों के लिए। कोई भी कह देता है कि बंदर कह देता है, लोग क्यों कहेंगे कोई बंदर? हम आदमी की तरह रहे, नहीं कोई कहेगा हमको बंदर। शांत चित्त से रहें, शांत चित्त से विचार से अपने तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की, चेष्टा का अर्थ होता है कोशिश की, तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगा। माने प्रमाणित मतलब सिद्ध, माने बहुत ही उपयोगी और मूल्यवान तुम्हारे लिए रहेगा। यह गांधी जी ने कहा अपने पुत्र को पत्र के माध्यम से। मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो तुम खर्च करते होगे उसका पैसे का हिसाब रखते हुए, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी बात है। पैसे का हिसाब रखना, पाई का। गांधी जी अपने जीवन काल में एक एक पाई, एक एक पैसे का हिसाब रखते थे। उनके पास एक डायरी हुआ करती थी, और वह डायरी में प्रत्येक दिन का रोजनामचा अर्थात रोज जो खर्च करते थे या कहीं से आमद आती थी उसको लिख के रखते थे। यही बात उन्होंने की, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि हमें किन चीजों पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता थी और कहाँ कर बैठे हैं। कॉपी नहीं है, गए हैं मार्केट, पापा के साथ घूमते घूमते कॉपी याद नहीं आता है, समोसा याद आता है। वैसी जगह पर इसका मतलब है कि आप उसके बारे में चिंता नहीं करते, है ना? तो ऐसा न हो, इसलिए हमें खर्च का हिसाब रखना चाहिए।
मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे, भगवान की पूजा प्रार्थना करते होगे, और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। श्री वेस्ट जो है वो एक खास व्यक्ति है, उनके यहाँ पूजा होती रहती है, तो वहां भी वो प्रार्थना में जाते होंगे, इसी आशा जताई है उन्होंने। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई। सूर्योदय से पहले माने सूर्य उदय होने से पहले हम जग जाएं, हम शौच क्रिया से संपन्न हो जाएं, शौचालय होके आ जाएं, मुंह हाथ धो लें, बड़ा सुंदर हवा बहता है उस समय, सारी सक्रिय ऊर्जाएं उस समय उत्पन्न होती हैं। सुबह का सूर्योदय से पहले का जो बेला होता है बड़ा ही सुंदर होता है, कोयल कू कू करती है, चिड़िया चहचहाती है, अच्छा लगता है। जो उठते होंगे वो जानते हैं, और जो नहीं उठते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं, उनका मन भारी भारी रहता है, आलस पकड़े रहता है, क्लास में भी बेंच पर सो जाता है, ऐसे करके बैठेगा, लगेगा कि अभी 8 साल का आदमी 80 साल का बुढ़ा लगता है। बेंच पर बैठे तो हमेशा टाइट बैठे, रीढ़ की हड्डियां हमारी सीधी होनी चाहिए, ये सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, अभी आपका पूरा बॉडी सेट हो रहा है, अभी ये बैठने में हम ऐसे झुक के बैठेंगे तो ये तो हड्डी घुमा हुआ है, ऐसे ही सेट हो जाएगा। बड़े भी होंगे तो ऐसे ही करके रहेंगे, नहीं, हमें टाइट रहना चाहिए, खड़े होना चाहिए। प्रेयर फील्ड में या फिर अरेंज अपने प्रेयर असेंबली में हो तो वहाँ टाइट खड़े रहें। इस तरह से हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को सही तरह से रख सकते हैं। उन्हीं नियमों के बारे में ये कह रहे हैं गांधी जी, अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि सूर्योदय से पहले, और जो सूर्योदय से पहले उठते हैं छात्रों, वो हमेशा तरोताजा रहते हैं, फ्रेशनेस महसूस करते हैं। प्रयत्न पूर्वक एवं निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रयत्न पूर्वक यानी कि कोशिश से, अपना पूरी कोशिश अपनी ये रहे। हो सकता है किसी दिन मिजाज ठीक ना हो, थोड़ा सा मन अच्छा न लगे, तो थोड़ा देर हो, विलम्ब हो, लेकिन यह कोशिश रहनी चाहिए हमारी कि रोज हम एक ही समय पर पूजा करें, प्रार्थना करें। यह नियमितता जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होती है, और यह नियमितता माने नियमित रोज हम एक ही समय से अगर करते हैं तो जीवन में आगे चलकर बहुत फायदा होता है, इससे बहुत फायदा। आप रात में 2 घंटा पढ़ते हैं, किसी चीज को याद करते हैं तो भी संभवतः याद नहीं होता है, खिचड़ी बन जाता है, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर आ जाता है, होता है ऐसा। लेकिन अगर सुबह में आप पढ़ते हैं तो देखिए उस समय का आधा घंटा इतना फायदा देता है, टन टन याद होता है, क्योंकि दिमाग तो हमारा फ्रेश रहता है, सो के उठा रहता है, एकदम तरोताजा रहता है, आंख पर पानी मारते एकदम मूड फ्रेश। अगर जो उठते हैं वो तो अच्छी बात है, उस समय पढ़िए, याद कीजिए सूर्योदय से पहले 5 बजे भोर में। जो नहीं उठते हैं छात्र वो उठेंगे और देखेंगे उसका फायदा, 1 हफ्ता के अंदर आपका रिजल्ट बदलेगा। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जितनी भी बातें इस पत्र में उन्होंने लिखी, कौन कौन सी मुख्य बातें लिखी, बा का सेवा करना है, मैंने उनकी माँ का सेवा करना है, उनकी तबीयत खराब है, खेत को देखना है, खेत के में उपयोग किए जाने वाले औजारों को संभाल के रखना है, सुरक्षित रखना है ताकि वो हमेशा मिलते रहे, गड्ढे खोदने हैं खेतों में, घास खोदने हैं, ये जितनी भी बातें, पूजा करनी है, प्रार्थना करने जाना है, और प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले उठना है, उठ करके नियमित रूप से अपनी प्रार्थना करनी है। ये सभी बातें जीवन में उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं। अतः इन सभी बातों पर ध्यान दे करके, समझ करके तब पत्र लिखने की बात कर रहे हैं गांधी जी।
जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूं। जवाब के लिए बोले कि जितना चाहो जवाब लंबा लिख सकते हैं, लेकिन अब इसी तरह से मैं अपना पत्र समाप्त करता हूं। तुम्हारा पिता मोहनदास, मोहनदास उनका पूरा नाम था, करमचंद उनके पिता का नाम था, और गुजरात में पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम जोड़ करके, जैसे कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेटिव प्लेस, जन्म स्थान गुजरात है, वो उनका नाम नरेंद्र दास है और उनके पिताजी का नाम दामोदर दास था। तब इनका नाम, पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय का नाम, पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। दामोदर दास उनके पिताजी का नाम था और नरेंद्र इनका नाम, तो इनके नाम के साथ इनके पिताजी का नाम जुड़ गया और जुड़ने पर पूरा नाम हुआ। ठीक इसी तरह से मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास बापूजी का नाम था और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, दोनों को जोड़ के इनका नाम बना। और इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। छात्रों, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह पाठ बेहद रोचक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली हमें, इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारना है। और हाँ, एक बात तो आपके फायदे वाली है ही, सूर्योदय से पहले उठो और उस समय पढ़ के देखो, आधे घंटा में याद होता है और याद होगा, मन खुश रहेगा। उसके बाद तुम क्रिकेट खेलने भी जाओगे तो बॉलिंग करोगे तो विकेट मिलेंगे और बैटिंग करोगे तो 6 मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि मन से जीतते हैं हम। मन के जीते जीत और मन के हारे हार, इसलिए हम हार नहीं, जीतने वाले हैं। हम भारत के हैं, वासी हैं। हम तो अंग्रेजों को भगा दिए यहां से अपने जिद पर आकर के। अगर जिद अपने मन में कर लें कि हमें उठना है तो निसंदेह उठ सकते हैं। आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस ईश्वर को के रूप को मानते हैं, आप रात में सोने के समय कहें जय बजरंगबली, मुझे 5 बजे सुबह में मेरी नींद खुल जाए। ऐसा प्रतीत तो होता है कि उस समय कोई आपको जगा रहा है कि उठो 5 बज गया है, और आप उठ जाएंगे। देखना करके, मन में विश्वास अगर हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।